सेल बायोलॉजी में बैकूल हम लोग पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है। एनसीईआरटी ने इसको हल्के से 4-5 लाइन में लिखा है, लेकिन हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे। मतलब कभी भी हल्का नहीं पढ़ना चाहिए, व्यक्ति हल्का हो जाता है, ये देखा जाए तो बैकूल अगर देखा जाए तो पहली बात आपको ये लिखना चाहिए कि अगर आप इसकी अकरेंस देखें तो अकरेंस जो है ये आप देखें तो सबसे पहली बात ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। यहाँ शुरू करते हैं हम लोग, इसकी सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। कोई डिस्कवरी वगैरह का नाम तो है ना इसमें, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसकी जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। आप चाहे यहाँ लिख लें, इसकी जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये आपने नोट कर दिया आपने, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, टोनोप्लास्ट कहते हैं। अगर हम इसको प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखें तो प्लांट सेल में जो है, प्लांट सेल में लार्ज साइज की पाई जाती है, लार्ज साइज की बैकूल पाई जाती है। मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी ने कहा कि पूरे प्लांट सेल का 90% एरिया जो होता है इज कवर्ड बाई बैकूल। मतलब अगर प्लांट सेल है तो उसका 90% एरिया बैकूल कवर करती है। अगर आपको कोई ऐसे सेल बनाई गई, मान लीजिए यहाँ पर कोई सेल है, ऐसे ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, तो इसका ये 90% एरिया बैकूल अकेले कवर करती है। मतलब प्लांट सेल में बैकूल की साइज बड़ी होती है, आप ऐसे कह सकते हैं। अगर हम इसके एनिमल सेल में बात करें तो एनिमल सेल में अगर हम लोग बैकूल की बात करें तो एनिमल सेल में ये स्मॉल साइज की होती है, स्मॉल साइज की होती है, स्मॉल साइज होती है, या कभी कभी किसी केस में एब्सेंट होती है। मतलब एनिमल सेल में ये छोटी छोटी साइज की होती है और किसी सेल में एब्सेंट होती है, तो ये बैकूल हो गई। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, बैकूल के अगर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो अब सिंपल सा एक बैकूल ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, लिखें कि सर ये ओवल शेप्ड होती है, ये ओवल शेप्ड होती है, लिख दिया आपने। दूसरा, इसकी जो मेम्ब्रेन है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए कि इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। मतलब इसकी कैविटी को हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। ऐसे लिखते जाएं आप, इसके कैविटी को हम लोग ल्यूमेन कहते हैं। इस ल्यूमेन का जो पीएच है वो एसिडिक होता है। ये देखिए क्या क्या चीजें हो गई, मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, कैविटी को ल्यूमेन कहते हैं, पीएच एसिडिक होता है। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्लांट सेल में बैकूल जो होती है, बैकूल जो होती है, बिहेव लाइक लाइसोसोम, बिहेव लाइक लाइसोसोम। ये देखिए आपने लिख दिया, ये प्लांट सेल में बैकूल का जो फंक्शन है वो लाइसोसोम जैसा होता है, लाइसोसोम जैसा होता है, लाइसोसोम का नहीं होता, इसका ध्यान रखें। अब आप ये देखिए कि मान लीजिए ये कोई सेल है, आप ऐसे समझिए इस बात को कि ये सेल है, बोलिए हाँ सर सेल है, ये इस सेल का न्यूक्लियस है, ये भी आपने लिख दिया। तो यहाँ पर क्रोमेटिन है, और अगर आप जब इतनी बात कर रहे हैं तो ये देखिए इसके अंदर आपने ये बड़ी सी बैकूल बना दी, हाँ ये भी लिख दिया आपने, बैकूल बना दिया। तो आप ये समझें कि इसमें जो चीज़ें ट्रांसफर होती हैं उन चीज़ों का कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में कम होता है, बैकूल में ज़्यादा होता है। तो बताइए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की कैसे काम करती है, अगेंस्ट काम करती है। तो देखिए मटेरियल्स आर, इस बात को लिख सकते हैं, मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड, मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड against concentration gradient, against concentration क्या बेटा ग्रेडियंट। जो भी चीजें बैकूल में ट्रांसफर होती हैं साइटोप्लाज्म में, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ट्रांसफर होती है। ये आपने लिखा।
मतलब अगर साइटोप्लाज्म से कोई भी चीज वैक्यूल के अंदर जा रही है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रही है, मतलब उसका कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में कम है और वैक्यूल में ज्यादा है, इसलिए ऐसा होता है। तो अब आपको मैंने लिख दिया, ये देखिए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, प्लांट सेल में बड़ी साइज की है। याद रखिएगा एनसीईआरटी लिखा है 90% एरिया घेर के रखती है वैक्यूल, और एनिमल सेल में छोटी साइज की है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, ओवल शेप्ड है, मेम्ब्रेन बाउंड है। कैविटी को ल्यूमेन कहते हैं जिसका पीएच एसिडिक होता है। यहाँ पर जो भी मटेरियल भरे रहते हैं उन्हें सैप कहा जाता है। ये हमेशा नॉन लिविंग मटेरियल होते हैं, मतलब इसमें कोई लिविंग चीज नहीं भरी होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब आप ये ध्यान दें, अगर हम लोग इसके टाइप की बात करें कि वैक्यूल के टाइप भाई कितने हैं, तो टाइप की अगर हम लोग बात करें तो पहला जो टाइप है उसे हम लोग गैस वैक्यूल कहते हैं। सिंपल सी बात देखिए कि गैस वैक्यूल कहाँ पाई जाती है, लिख दिया आपने गैस वैक्यूल। मैं अगर आपसे कहूँ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, सिंपल से, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है जो फ्लोटिंग करती है, मतलब जो तैरती है, फ्लोटिंग करती है, या आप कहेंगे सर बायोएंसी जो करती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? गैस वैक्यूल है। अगर ये सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, ये इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ जो वैक्यूल है इसे हम लोग गैस वैक्यूल कहते हैं। इस गैस वैक्यूल का अगर आपसे कोई फंक्शन पूछे तो आप कहेंगे सर ये गैस वैक्यूल का फंक्शन है कि इस प्रोकैरियोटिक सेल को बायोएंसी देती है। बायोएंसी माने हेल्प करती है। एग्जाम्पल लिख लीजिए BGA। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको याद करना है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो पानी पे तैरती है उसका कारण उसमें कौन सी वैक्यूल पाई जाती है? गैस वैक्यूल पाई जाती है। दूसरा वैक्यूल, ये पहला टाइप हो गया। अगर आप इसका दूसरा टाइप देखिए तो इसका दूसरा वैक्यूल का टाइप है जिसे हम लोग फूड वैक्यूल कहते हैं। फूड वैक्यूल, आपने फिर लिखा कि सर फूड वैक्यूल की बात किया जाए तो आप ये देखिए, ये फूड वैक्यूल अमीबा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमीबा में। लिख दिया आपने सर अमीबा में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए बनती कैसे है, ये भी लिख दीजिए, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक बात और लिख रहे हैं तो लिख ही दीजिए, एनालॉगस टू इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। एनालॉगस टू इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। और डिटेल में चलिए, इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन देखिए क्या होता है। देख बेटा, ये देखो, ये क्या है? ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये खाना है, फूड है, ये भी लिख दीजिए। हो क्या रहा है बताइए? फूड है। दूसरी स्ट्रक्चर देखिए, हो क्या रहा है? फूड को दूसरे पेज से बना दीजिए, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। ये आपने फूड बना दिया। अगले फिगर में ये हो रहा है, देख बेटा, ये ऐसे अमीबा इस तरफ जाता है, खाने को अंदर लाता है, ये खाना है। अब बताइए कौन इनफोल्ड कर रहा है? साफ साफ दिख रहा है अगर आप ध्यान से देखें, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड कर रही है। नेक्स्ट फिगर में देख लीजिए, नेक्स्ट फिगर में आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा कि ये ऐसे इनफोल्डिंग हो जाती है। ये इसका न्यूक्लियस है, फूड यहाँ पर होता है, ये फूड है अंदर। लास्ट फिगर में आप देखेंगे तो ये अमीबा ऐसे नॉर्मल हो जाता है। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये इसका फूड है, ये फूड है, लेकिन इस फूड के ऊपर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। इसी फूड वैक्यूल को आप फूड वैक्यूल कहते हैं। तो अगर आप देखें तो अमीबा में फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कौन करता है? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पर हो क्या रहा है? अब देखिए लिखा एनालॉगस टू इंटेस्टाइन। इस फूड वैक्यूल में, ये जो फूड वैक्यूल है, यहाँ पर डाइजेशन का काम हो रहा है। किसका काम हो रहा है? डाइजेशन का काम हो रहा है। ये आपने फट से नोट कर दिया। देखिए, दो टाइप हो गए। तो पहले 3 टाइप पढ़ा दिया मैंने आपको, सॉरी, पहले गैस वैक्यूल पढ़ा दिया, फिर आपको फूड वैक्यूल पढ़ा दिया। अब मैं आपको तीसरी वैक्यूल पढ़ाता हूँ जिसका नाम कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है। हाँ, तो देखिए, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल को हम लोग जनरली, मैंने आपको 4 टाइप, 2 पढ़ा दिया, गैस वैक्यूल प्रोकैरियोट्स, फूड वैक्यूल अमीबा में। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है ये प्रोटिस्टेंस में पाई जाती है, इसको CV सार्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले कमेंट लिखिए, प्रेजेंट इन प्रोटिस्टेंस। ये फट से आप कमेंट लिख दीजिए, प्रेजेंट इन प्रोटिस्टेंस। प्रोटिस्टेंस में पाई जाती है, किंगडम प्रोटिस्टा में पाई जाती है। आपने ये लिख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में। अब आपको ध्यान ये रखना है कि किस में पाई जाती है। प्रेजेंट इन, इसको भी लिखिए, प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, एंड
नॉन पैथोजेनिक रेजिस्टेंस। नॉन पैथोजेनिक मतलब क्या हुआ, ऐसे ऐसे जिनसे हमको कोई डिजीज नहीं हुई। नॉन पैथोजेनिक प्रोटिस्टेंस, नॉन पैथोजेनिक प्रोटिस्टेंस। तो आप इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो अगर बेटा आपने अमीबा पढ़ा होगा तो अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जो सीबी है, उसकी संख्या 1 होती है। लेकिन अगर आप पैरामीशियम में देखें, कभी आप इन चीज़ों को देखें, जब स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो आपको दिखाई पड़ता है। पैरामीशियम में देखें तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की संख्या 2 होती है। तो साफ साफ लिखा है कि ऐसे जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और जिनसे हमको कोई रोग नहीं होता प्रोटिस्टेंस से, उनमें जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। एक कमेंट और लिखिए, अगर आपको लिखना है तो आप ये लिखिए, absent in pathogenic and marine protistans। ऐसे प्रोटिस्टेंस, मेरीन प्रोटिस्टेंस, ऐसे प्रोटिस्टेंस जो समुद्री पानी में पाए जाते हैं और जिनसे हमको रोग होता है, उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती है। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का कॉन्सेप्ट है, पहले आप ये समझ लीजिए। अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन करें, एग्जाम्पल देखें, अमीबा को अगर आप देखें, अमीबा में अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो अमीबा की सेल में बेटा ऐसे आप अमीबा बनाते हैं, इसमें न्यूक्लियस बनाते हैं और यहाँ सीबी बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इट कैन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाती है, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। कैसे, मैं आपको 1-2 एग्जांपल दिखाता हूँ। इट कैन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स्ड। एग्जांपल देखिए, ऐसे अगर आप पैरामीशियम देखते हैं तो अगर आप पैरामीशियम में देखते हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल 2 दिखाई पड़ती है। ये ऐसे पैरामीशियम बना दीजिए, इसमें आपको 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दिखाई पड़ेगी। अब अगर आपको इसके ऊपर कुछ मैं आपको इसका फंक्शन पढ़ाऊँ, इसका फंक्शन क्या है, तो अगर आप इसका फंक्शन देखें, फंक्शन ऑफ सीबी देखें कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या है, तो अगर आप इसका फंक्शन देखें तो ये देखिए, इसका है हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड क्या, ऑस्मो रेगुलेशन। मतलब जो काम हमारी किडनी का है, आप समझिए इस बात को, जो हमारी काम किडनी का है वही काम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखें तो शायद आपको ये बात समझ में आ जाए कि एग्जाम्पल आप समझें कि अगर ये अमीबा है और आप कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फंक्शन देखिए, इस अमीबा को अगर आपने फ्रेश वाटर में डाल दिया, मान लीजिए आपने अमीबा को फ्रेश वाटर में डाल दिया, तो मैं आपसे पूछूं फ्रेश वाटर कैसा सोल्यूशन है, तो आप कहेंगे सर फ्रेश वाटर जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो ये जो सीबी है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है, ये स्वेल कर जाएगी, ये देखिए। ठीक इसी तरह से अमीबा को अगर आपने मेरीन वाटर में डाल दिया, मतलब समुद्री पानी में डाल दिया, मेरीन वाटर में डाल दिया, तो ये मेरीन वाटर कैसा सोल्यूशन है, आप कहेंगे सर ये तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। मैं आपसे पूछूं कि इस हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, आप कहेंगे सर ये श्रिंक कर जाएगी, मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल श्रिंक कर जाएगी। एक क्वेश्चन देखिए, आपके दिमाग में कभी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का कॉन्सेप्ट नहीं बिगड़ेगा। इन्होंने क्वेश्चन दिया कि ये एक वाटर है एक्स है, ये एक वाटर है जिसको वाई कहते हैं, ये अमीबा है, हमने इसको इस पानी में डाला और फिर इस पानी में डाला। जब हमने इस पानी में डाला तो यहाँ पर इसकी सीबी दिख रही थी, मतलब इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमको दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर जब थी तो यहाँ इसकी जब इस पानी में हमने डाला तो इसकी सीबी क्या हो गई, डिसअपीयर हो गई, मतलब खत्म हो गई। ये देखिए, एक्स वाटर में डाला तो सीबी दिख रही थी, वाई वाटर में डाला तो सीबी खत्म हो गई, ठीक है। फिर हमने जब इसको वाई से फिर से एक्स में डाला तो सीबी फिर से दिखने लगी। तो बताइए एक्स कौन सा वाटर है, वाई कौन सा वाटर है, आप कहेंगे सर एक्स जो है वो फ्रेश वाटर है और वाई कैसा वाटर है, मेरीन वाटर है। मतलब अमीबा को अगर आप फ्रेश वाटर रखते हैं तो उसकी सीबी बड़ी दिखाई पड़ेगी, मेरीन वाटर में डालते हैं तो अमीबा की सीबी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर हम मेरीन से फ्रेश में फिर डालते हैं तो सीबी फिर से दिखाई पड़ेगी। तो इसका मतलब सीबी का फंक्शन क्या है, हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ये आपको समझना है।
और इसके बाद आप एक बात इसे और तय कर सकते हैं, अमीबा और एंटीमीबा में डिफरेंस क्या है। अमीबा से डिजीज नहीं होती है क्योंकि फ्रेश वाटर में पाया जाता है, लेकिन एंटीमीबा से डिजीज होती है। एंटीमीबा में जो है सीबी नहीं पाई जाती, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती है, लेकिन अमीबा में पाई जाती है। एक लास्ट देखिए इसका कॉन्ट्रैक्टाइल, एक चौथी सीबी देखिए आपने, तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है इस वैक्यूल का नाम सैब वैक्यूल है। तो सैब वैक्यूल क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, सैब वैक्यूल इसे कहते हैं इट स्टोर्स सेल सैप, सीधा लिखिए परेशान मत होइए, इट स्टोर्स सेल सैप। तो जो सेल सैप को स्टोर करता है उसे हम लोग सैब वैक्यूल कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट देखिए। अगर हम आपसे फंक्शन ऑफ वैक्यूल पूछे, फंक्शन ऑफ वैक्यूल पूछे तो एनसीईआरटी में आप मिला लीजिएगा। एक तो ये इट स्टोर्स, एनसीईआरटी मिलाइएगा, इट स्टोर्स पहला वाटर, इट स्टोर्स वाटर, फिर देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, पिगमेंट्स, पिगमेंट्स एक्सेट्रा। ये चीजें सीबी स्टोर करती है, स्टोर वाटर स्टोर करती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट स्टोर करती है, पिगमेंट्स स्टोर करती है। इस जगह पर आप एक बात लिख सकते हैं, अगर आप चाहें बड़ी पेन से लिखें, सीबी इज एनालॉगस टू किडनी, मतलब जो काम हमारी बॉडी में किडनी का है, अमीबा में वही काम सीबी का है। सीबी मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का है। तो इस तरह से आप देखें तो अमीबा में जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक पाई जाती है। अमीबा में अगर पानी जाता आता है तो फैल जाती है, तो उसे हम लोग डायस्टोल कहते हैं, किसी भी डायस्टोल कंडीशन में है। और जब अमीबा को आप मेरीन वाटर में डालते हैं तो श्रिंक कर जाती है, तो कहते हैं कि अमीबा की जो सीबी है वो सिस्टोलिक कंडीशन में है। इस तरह से ही आप देखिए ये 4 तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हम लोग पढ़ते हैं।